पे प्रोग्रामिंग शुरू करनी है या इसे थ्योरेटिकली पढ़ना है सिर्फ? बेटा प्रोग्रामिंग भी शुरू करनी है। जब आप लोग सारे हडूप और स्पार्क इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रोग्रामिंग भी शुरू करेंगे। ओके सर जी सर ये कनेक्शन रिफ्यूजल का आपको कुछ सोल्यूशन है? कौन सी कनेक्शन रिफ्यूजल का? सर मैंने हडूप डाउनलोड किया तो जब मैं रन करने की कोशिश करता हूँ ना तो लोकल होस्ट की एरर दे रहा होता है बार बार। हाँ तो लोकल होस्ट के आपने वो जो आईपी एड्रेस होता है वो सही नहीं दिया होगा। सर मैंने बिल्कुल वही काम किया जिस तरह मैंने इधर इंटरनेट पे देखा है। ऑलरेडी आपके पास कुछ ना कुछ चल रहा होगा, पोर्ट वगैरह यूज हो रही होगी कोई ना कोई कहीं पे। देखता हूँ सर फिर। हाँ जो स्काइप होते हैं या दूसरे होते हैं इस तरह के जो आपके वो होते हैं ना, वो पोर्ट वगैरह यूज कर रहे होते हैं तो वो ब्लॉक का वो इशू कर रहा होता है। ओके सर। अच्छा हम मेरे हाल में यही इसी स्लाइड्स पे थे। आपने ये कंप्लीट कर लिया था? ये आपने कंप्लीट कहा कर ये लिया था। कंप्लीट। यस जॉब सर। क्या होती है? पीस ऑफ कोड और रीड सम इनपुट डेटा फ्रॉम लोकल्स, और फिर परफॉर्म एक्शन होते हैं, और फिर वो जॉब कहीं ना कहीं राइट पे अपने रिजल्ट को कर रहता है। और स्टेजेस में आपकी जॉब डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड होते हैं, और हर स्टेज के भी अलग अलग मैपर होता है या रिड्यूसर होता है या कोई एग्रीगेट फंक्शन होता है जिसमें कंप्यूट हो करके उस टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है। और फिर हर स्टेज के अंदर डिफरेंट टास्क के पार्टीशन बने होते हैं और वो टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं और वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं किसी एग्जीक्यूटर के जरिए किसी मशीन के ऊपर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। ये स्पार्क आर्किटेक्चर है जो कि मेन अभी इसके अंदर फिलहाल हम सिर्फ 3 चीजें डिस्कस करेंगे और फिर 1 बाय 1 इसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। जो स्पार्क ड्राइवर है, स्पार्क ड्राइवर करता क्या है, वो यूजर से जब आपके प्रोसेस वगैरह या आपके जॉब्स वगैरह वो जब एक्सेप्ट कर लेता है तो उन प्रोसेस को एक सेपरेट एक प्रोसेस बन जाती है। उसके अंदर आपके पास जितनी भी आपके पास जॉब्स या जितने भी डेवलपर आपके पास जो टास्क असाइन करते हैं वो एक सेपरेट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और उसके बाद एक स्पार्क कंटेक्स्ट एक क्रिएट करता है जो कि स्केड्यूल जॉब, जो कि वो क्या करता है, जॉब को स्केड्यूल करके इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ और उसको किसी क्लस्टर की तरफ नेगोशिएट करने के लिए मूव करता रहता है। तो स्पार्क कंटेक्स्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जॉब को स्केड्यूल कर सके एग्जीक्यूशन के लिए, और साथ में वो क्लस्टर मैनेजर के साथ नेगोशिएट करता है कि इस टास्क को आपने कहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है, क्योंकि वो टास्क कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो रहा उसको होना चाहिए। अब जो एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर क्या करता है, रन टास्क स्केड्यूल बाय ड्राइवर, जो उन्होंने ड्राइवर जो होता है, जो ड्राइवर प्रोग्राम है जो ऊपर स्पार्क ड्राइवर है, जो उसने जॉब को स्केड्यूल किया हुआ या टास्क को जो स्केड्यूल किए हुए एग्जीक्यूटर ने उन्हीं टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है। ये आपके वो टर्मिनल कंप्यूटर होते हैं या आपको वो ट्रेडिशनल कंप्यूटर होते हैं जो एक स्पार्क के क्लस्टर के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, जिसको हम नोड भी कहते हैं या टर्मिनल कंप्यूटर, या आपके पास जो एक सिंपल ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर होते हैं वही काम कर रहा होता है। स्टोर कंप्यूटेशन रिजल्ट्स एंड मेमोरी ऑन डेस्क आर ऑफ हीप, या आपके जितने भी जो टास्क कंप्लीट हो रहे होते हैं ये किसी न किसी पे उसका जो रिजल्ट होता है वो राइट कर रहा होता है। वो मेमोरी के अंदर भी हो सकता है, वो आपके डिस्क के अंदर भी हो सकता है, वो आपकी किसी दूसरे स्टैटिक मेमोरी के ऊपर भी हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा उसका जो इंटरेक्शन होती है स्टोरेज के साथ वो ये एग्जीक्यूटर ही उसको हैंडल कर रहा होता है, क्योंकि आपके पास रैम के साथ या सेकेंडरी मेमोरी के साथ जो कम्युनिकेशन करनी होती है वो सारी की सारी एग्जीक्यूटर नहीं करनी होती, क्योंकि उसी ने टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है। जब वो टास्क एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो जाहिर बात है उनको अपने डेटा भी रिक्वायर होता है। तो जब डेटा रिक्वायर होता है तो जाहिर बात है वो किसी न किसी मेमोरी के साथ, और उनकी प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, उसके साथ इसने कम्युनिकेशन करनी होती है। ठीक है।
ओके जो नेक्स्ट है क्लस्टर मैनेजर। अब क्लस्टर मैनेजर है क्या? क्लस्टर मैनेजर एक्चुअली अगर आपका स्पार्क इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो इसका जो स्पार्क का अपना स्टैंड अलोन क्लस्टर मैनेजर है, जिन्होंने पूरे इनके क्लस्टर को मैनेज कर रहा होता है। इनके पास कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं या कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं और उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या वो आइडियल पोजीशन के ऊपर है या वो कुछ काम कर रहे हैं, वो सारे स्टेटस वगैरह जितना भी है, जिस स्टेट में भी है, वो सारे के स्टेटस उन क्लस्टर मैनेजर के पास हो रही होती है। और क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर होती है हर क्लस्टर को या हर नोड को। तो अगर स्पार्क किसी हडूप के ऊपर रन हो रहा है, मतलब हडूप के साथ ही रन हो रहा है, तो जाहिर बात है वो यान जो हडूप का अपना एक क्लस्टर मैनेजर है, जो एक रिसोर्स इनिशिएटर है या रिसोर्स स्केजुलर है, वो यान यूज करेगा। अगर वो किसी और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के ऊपर रन हो रहा है, जिस तरह मीसॉस है, मीसॉस भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क है और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क मैनेजर है ये, तो मीसॉस का जो मैनेजर है, क्लस्टर मैनेजर है, वो यूज कर रहा होगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, पूछ सकते हैं आप लोग बेटा। नहीं है कोई क्वेश्चन? ऑल सर। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है इस स्पार्क के जो ड्राइवर है, इसको थोड़ा सा डिटेल में अब स्टडी करते हैं। इनके पास ये काफी ज्यादा और कंपोनेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि ट्रांसलेशन ऑफ यूजर कोड इनटू एक्चुअल जॉब, जो आपके डेवलपर को जो या जो यूजर के जो एक्चुअल कोड होता है उसको जॉब में कैसे ये कन्वर्ट करता है और कैसे ये इसको एग्जीक्यूट करता है किसी एक क्लस्टर के ऊपर। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट जो है इज रिप्रेजेंट द कनेक्शन टू अ स्पार्क क्लस्टर एंड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट आरडीडीज। ये आरडीडीज क्या चीज है? थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़ के आए होंगे कि स्पार्क आरडीडीज भी होती हैं कुछ। या नहीं पढ़ के आए हैं आप लोग? आप लोग तो बिल्कुल खामोश ही हो गए। आरडीडीज नेक्स्ट फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ नेट पे सर्च करके बता दिया, ठीक है। ये कि आरडीडी स्टैंड्स फॉर रिसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। ये एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, स्पार्क के बैकएंड के ऊपर रन हो रहा है। ये बिल्कुल डेटा स्ट्रक्चर है और ये स्पार्क के बैकएंड के ऊपर रन होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो सारा कुछ काम कर रहा होता है आरडीडीज के ऊपर। और स्पार्क कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो क्रिएट करे आरडीडीज और वो स्पार्क क्लस्टर को अपने कनेक्शन और आरडीडीज के टास्क के बारे में बता सके। स्पार्क क्लस्टर मींस के जो टर्मिनल नोड होते हैं और अपने वेरिएबल्स या और अपने फंक्शन जितने भी हैं वो आप उसमें ब्रॉडकास्ट कर ले। तो जो डैग स्केजुलर है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का जो स्केजुलर है, इट कंपेयर अ डैग ऑफ स्टेजेस फॉर ईच जॉब and submit them to task scheduler to determine prefer location for task। ये डिफरेंट जॉब्स के स्टेजेस डिवाइड करके और फिर आपस में कंपेयर करके और एक टास्क स्केजुलर को असाइन करता है टास्क्स, ताकि वो अपने प्रेफरेबल लोकेशन के ऊपर उस टास्क को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो डैग स्केजुलर जो है ना वो पूरे डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का जो स्केजुलर है, जिसके अंदर डिफरेंट जॉब्स और वो हर जॉब आगे फर्दर डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट टास्क्स में डिवाइड हुआ होता है, उनको कंप्लीट को वो मैनेज कर रहा था और उसको स्केड्यूल कर रहा होता है। और टास्क स्केजुलर ही कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर स्टेज के अंदर आपके पास मल्टीपल
टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। हर स्टेज के अंदर आपके पास मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो टास्क स्केजुलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन टास्क को अपने प्रेफरेबल क्लस्टर पे सेंड कर सके और वहां पे रन करे। अगर वो कहीं ना कहीं फेलियर हो जाते हैं, वो टास्क फेल हो जाते हैं, तो उनको दोबारा री इनिशिएट कराना, री परफॉर्म करना, रिकम्प्यूट करना भी टास्क स्केजुलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ रहा है। और स्केजुलर बैकएंड जो है वो आपके क्लस्टर मैनेजर के साथ जो स्केजुलिंग सिस्टम है, जो कि कंप्लीट एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जा सके जहां से आपके पास यान या मीसोस हो गया या स्पार्क का अपना जो स्टैंड अलोन क्लस्टर मैनेजर है वो स्केजुलिंग सिस्टम को प्रॉपर देख सके। और ब्लॉक मैनेजर एक्चुअली जो आपका डेटा होता है, जो आपका एक्चुअल ब्लॉक होता है, ब्लॉक मीन्स कि जो एक्चुअल डेटा होता है जो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर सेव हुआ होता है, डिफरेंट लोकेशन के ऊपर स्टोर हुआ होता है, वो आपके पास लोकल है, वो आपके पास इन मेमोरी है या डिस्क के ऊपर है, वहां से उसको रीड एंड राइट वाले ऑपरेशन परफॉर्म करना ब्लॉक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहां पे प्रॉपर एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए, उसमें कुछ फंक्शन प्रोवाइड किया जा रहा होता है कि वहां से वो रीड एंड राइट वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ये क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं बेटा। नहीं खैर। अच्छा, नेक्स्ट जो यहाँ पे हमने आरडीडीज को डिस्कस किया, वो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है आरडीडीज। अब आरडीडी है क्या चीज एक्चुअली? ठीक है, आरडीडी रिसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सेट है, एक डेटा स्ट्रक्चर टाइप है और स्पार्क के बैकएंड के ऊपर आरडीडी ही रन हो रही है। जिस तरह हडूप के बैकएंड के ऊपर मैप रिड्यूस रन हो रहा है, इसी तरह स्पार्क के बैकएंड के ऊपर ये आरडीडी ही है। और ये कंप्लीट फॉल्ट टॉलरेंट, इसके अंदर फंक्शनैलिटी और कैपेबिलिटी है, इम्यूटेबल और आपके पास पैरेलल डेटा स्ट्रक्चर है। और ये जो प्रोवाइड करता है आपको डिफरेंट एलिमेंट्स को मटेरियलाइज्ड डेटा के ऊपर भी। मटेरियलाइज्ड डेटा अगर आपके पास है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि मटेरियलाइज्ड डेटा आपके पास कौन सा मटेरियलाइज्ड डेटा होता है, और इसके अंदर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस होती है हर आरडीडीज में। ट्रांसफॉर्मेशन से मराद ये है कि इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उन आरडीडीज के अंदर। जिस तरह आपके पास डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ है, क्योंकि वो डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ के अंदर आपके पास डिफरेंट आरडीडीज बन रही होती है, और हर डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ में आपके पास क्या होता है, एक फर्दर एक सब ग्राफ बन रहा होता है। तो वो आरडीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपस में कैसे उन्होंने कम्युनिकेट कराना होता है इन डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ में। और मटेरियलाइज्ड डेटा के फॉर एग्जांपल किसी एक आरडीडी में किसी एक वर्टेक्स के ऊपर कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हुए हैं, कोई 2-3 फंक्शन एग्जीक्यूट हुए हैं और उन्होंने ऑलरेडी वो प्रोसेस किया हुआ है, एक ह्यूज डेटा को प्रोसेस किया हुआ है। तो वो ह्यूज डेटा को जब प्रोसेस करने का जो रिजल्ट है वो अपने पास स्टोर कर रहा होता है। तो किसी और जॉब में या किसी और टास्क में उसी तरीके से सेम काम करना था, उस ह्यूज डेटा के ऊपर वो टास्क या वो एक्शन या परफॉर्म करना था, तो वो मटेरियलाइज्ड डेटा वो जो उसने सेव किया हुआ ऑलरेडी उन्हीं को वो यूज कर लेता है, इसलिए कहते हैं ये मटेरियलाइज्ड है। और यूज करके वो जो एग्जीक्यूशन का जो टाइम था वो उसने बचा लिया, और वो ऑलरेडी उसने आउटपुट जो ऑलरेडी टेम्परेरी सेव हुई थी उन्होंने वो यूज करके अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया। इसलिए से कहना है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड मेमोरी फॉर लेटर यूज, वो अपने पास स्टोर करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को ताकि वो लेटर किसी और टास्क के लिए उसको वो यूज कर सके।
एंड कंट्रोलिंग पार्टीशनिंग टू ऑप्टिमाइज डेटा प्लेसमेंट, और डेटा पार्टीशनिंग के भी ये कंट्रोल करता है ऑप्टिमाइज वे से ताकि वो प्लेस हो जाए प्रॉपरली, उनके भी ये कंट्रोल कर रहा था आरडीडी। और इसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस क्रिएट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के ऊपर आपने प्लेन फाइल से रीड करनी है या डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम से रीड करनी है या किसी और थर्ड पार्टी लोकेशन से आपने रीड करनी है या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो वो भी आप आरडीडीज के अंदर वो क्रिएट हो रहे होते हैं। या किसी और आरडीडी से आपने डेटा रीड करना है, जिस तरह आरडीडी जब आप ग्राफ की शक्ल में उसको लेके जा रहे थे तो ग्राफ में ये होता है ना कि कोई एक वर्टेक्स किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हुआ होता है, कनेक्ट हुए होते हैं। तो वर्टेक्स जब किसी दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट होता है तो इसमें ये होता है कि अगर एक वर्टेक्स फेल हो जाता है या एक आरडीडी फेल हो जाती है किसी एक नोड के ऊपर, तो अपने वो प्रीवियस आरडी से रिक्वेस्ट करता है कि जो आपने मुझे डेटा प्रोवाइड किया था वह फेल हो गया किसी भी वजह से, किसी भी फेलियर की वजह से मेरा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरा मुझे दोबारा वो वाला डेटा प्रोवाइड किया जाए। तो वो रिकम्प्यूट करके दोबारा आपके पास, या अगर उसके पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी तो वो सेंड कर लेता है नेक्स्ट आरडीडी को, मतलब वो प्रीवियस अपने पेरेंट आरडीडी से डेटा को पिक कर लेता है दोबारा। जिसमें यह है कि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके किसी दूसरे आरडीडी को जब सेंड कर रहा होता है तो एक कंप्लीट एक पाइपलाइनिंग और एक शफलिंग वाली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, आरडीडीज के आगे फर्दर 2-3 टास्क क्या काम होते हैं। इसको एक को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और एक को हम कहते हैं एक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ में डिफरेंट वर्टिसेस के ऊपर आरडीडीज क्रिएट हुई है और हर आरडीडी में डिफरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जिस तरह हम टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी एक टास्क को, तो पहले कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, फिर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, फिर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। ऊपर वाले लाइन ऑफ कोड, नीचे वाले दरमियान वाले लाइन ऑफ कोड को कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहा होता है, फिर दरमियान वाले लाइन ऑफ कोड सबसे लास्ट वाली लाइन ऑफ कोड को कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहा होता है। तो इसी तरह ग्राफ की शक्ल में जब आपके पास आरडीडीज बनी होती है डिफरेंट वर्टिसेस के ऊपर, तो हर वर्टेक्स की जो आरडीडी होती है वो अपने अपने कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और वो न्यू कोई एक आरडीडी क्रिएट करके किसी और फर्दर को जिस तरह वो कुछ ना कुछ और फंक्शन को डेटा वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि वो एक न्यू आरडीडी भी क्रिएट कर रहे होते हैं और हर आरडीडी अपना अपना कुछ ना कुछ फंक्शंस या मेथड्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। और वो जो सब्सिक्वेंट आरडीडी होती है वो प्रीवियस आरडीडी से, अपने पेरेंट आरडीडी से उनके आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही थी। इसके अंदर में डिपेंडेंट होती है वो पेरेंट आरडीडीज के ऊपर, क्योंकि पेरेंट आरडीडीज के आउटपुट चाइल्ड आरडीडीज के आउटपुट को रिक्वायर होती है। और ये ग्राफ में लेवल का काम नहीं होता, ग्राफ में ये होता है कि नोड 3 भी नोड 14 के या वर्टेक्स 3 वर्टेक्स 14 को डेटा प्रोवाइड कर सकती है। उसमें लेवल का कोई कंसेप्ट नहीं होता ग्राफ में। इसका मतलब ये है कि नोड 14 का जो पेरेंट है वो नोड 3 है या वर्टेक्स 14 का जो पेरेंट है वो वर्टेक्स 3 है। तो वर्टेक्स 14 अगर वो अपना काम एग्जीक्यूट कर रही थी और उस दौरान कहीं वो फेल हो जाती है तो वो वर्टेक्स 14 वर्टेक्स 3 से अपने डेटा को दोबारा रिकम्प्यूट करवा के गेट कर रही होती है। तो ये सारा कुछ काम जितना भी होता है, ये जो प्रॉपर उन्होंने एक स्केड्यूल या एक स्टेप्स बनाए होते हैं कि किसने किसका कम्युनिकेशन करनी है, फिर किसने किसका कम्युनिकेशन करनी, ये सारा काम ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में जब आपके पास ये सारे स्टेप्स बन जाते हैं कि किसने किसके साथ कम्युनिकेट करके अपने टास्क को कंप्लीट करना होता है, ये जब सारा कुछ हो जाता है उसके बाद
जब उसने एक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है तो ये एक्शन का काम होता है कि उन स्टेप्स को वो एग्जीक्यूट कर सकें, कि पहले कौन से आरडीडी पे जाएं, फिर आगे नेक्स्ट आरडीडी पे किस पे जाना है, फिर नेक्स्ट किस पे जाना है और फिर नेक्स्ट किस पे जाना है। तो इन सब का जो एग्जीक्यूशन होता है वो एक्शन का काम होता है। और एक्शन क्या कर रहा है? एक्शन कुछ आरडीडी से मटेरियलाइज डेटा को भी यूज कर रहा होता है, मटेरियलाइज रिजल्ट को भी यूज कर रहा होता है जो ऑलरेडी प्रोसेस हुआ होता है, किसी टास्क ने कंप्लीट किया हुआ है, वहां से भी वो रिजल्ट को यूज कर रहा होता है। और साथ में आरडीडीज अपने पास डेटा को, जो उसका रिजल्ट होता है, उसको भी वो स्टोर कर रहा होता है, ताकि नेक्स्ट किसी आरडीडी को अगर उन्हें चाहिए रिजल्ट हो तो इसीलिए वो मटेरियलाइज रिजल्ट जो है ना, इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर मटेरियलाइज रिजल्ट है। तो वो अपने पास स्टोर करके किसी दूसरे टास्क को अगर वो रिजल्ट चाहिए होता है तो वो प्रोवाइड किया जा सके उसे। नेक्स्ट है चेक पॉइंटिंग फॉर ट्रंकेटिंग आरडीडी लाइनेज। अच्छा, अब आरडीडी लाइनेज से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट एक जॉब का ग्राफ बना हुआ है आपके पास जिसके अंदर डिफरेंट आरडीडीज हैं। फॉर एग्जांपल एक जॉब है जिसने कुछ लोकेशन से डेटा को लोड करना है, फिर प्री प्रोसेस करना है, फिर प्री प्रोसेस के इसके ऊपर कुछ मैपर और कुछ रिड्यूसिंग और कुछ सॉर्टिंग फिल्टरिंग वाले फंक्शन अप्लाई हो गए। फिर नेक्स्ट टास्क है उस जॉब के अंदर तो फॉर एग्जांपल उनको जो जिस डेटा के ऊपर मैपर, रिड्यूसर या कुछ फिल्टर या सॉर्टिंग, ग्रुप बाय के फंक्शन जो अप्लाई होने के बाद उन डेटा को विजुअलाइज करना है और किसी लोकेशन के ऊपर उसको राइट भी करना है। तो इस टास्क को, इस कंप्लीट जॉब को मैं डिफरेंट टास्क में, फॉर एग्जांपल डेटा और लोड, प्री प्रोसेसिंग, फिर कुछ मैपर, रिड्यूसिंग, फिल्टर और ग्रुप बाय के फंक्शन अप्लाई करना, और फिर कुछ विजुअलाइजेशन और उसका राइटिंग, क्योंकि मैंने डिफरेंट सब, ये कंप्लीट एक ग्राफ बन गया। इनको जब हम सब ग्राफ में चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल डेटा को लोड करना और प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करना, ये एक सिंपल एक सब ग्राफ बन गया जिसको हम कहते हैं आरडीडी लाइनेज। और वो चेक पॉइंट रख रहा होता है कि इस चेक पॉइंट तक की परसिस्टेंट एग्जीक्यूट हो गया, डेटा लोड हो गया और प्री प्रोसेस हो गया। तो ये चेक पॉइंट हो गया कि डेटा लोड और प्री प्रोसेस हो गया, ये एक चेक पॉइंट हो गया, ये एक सब ग्राफ बन गया। एक कंप्लीट एक होल ग्राफ में एक सब ग्राफ क्रिएट हो गया और एक चेक पॉइंट भी डिक्लेयर हो गया। इसी तरीके से उस चेक पॉइंट के बाद दोबारा प्री प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। फॉर एग्जांपल मैपर, रिड्यूसर, फिल्टर, ग्रुप बाय, सॉर्टिंग के फंक्शन अप्लाई हो गए। ये एक फर्दर एक सब आरडीडी लाइनेज एक बन गई है, एक सब ग्राफ बन गया। और आरडीडी ने अपने पास एक चेक पॉइंट रख लिया कि ये कुछ फंक्शंस थे जो कि अप्लाई हो गए हैं, तो ये एक सब हो गया। और फिर नेक्स्ट जो एक आरडीडी लाइनेज है या नेक्स्ट जो आपके पास एक सब ग्राफ बन रहा है विजुअलाइजेशन और राइटिंग का, किसी लोकेशन के ऊपर राइट करना, तो ये नेक्स्ट एक आरडीडी एक लाइनेज है, एक नेक्स्ट चेक पॉइंट है। तो किसी भी एक चेक पॉइंट के ऊपर अगर वो फेलियर हो जाए तो दोबारा प्रीवियस से जाता है और प्रीवियस से लोड कर लेता है। हाँ जी, वहां से चेक पॉइंट, मेरे पास परसिस्टेंट चेक पॉइंट है, वहां पे क्लियर है सब कुछ, सारा कुछ प्रोसेस हुआ है, तो वहां से मैंने उसको दोबारा रिकवर करा के जॉब को एग्जीक्यूट कराना है। इन आरडीडी की लाइनेज के अंदर इस सब के, इन सब ग्राफ के अंदर भी अगर कोई फेलियर हो जाता है ना, कि फॉर एग्जांपल मैपर का एक अलग आरडीडी था, रिड्यूसर का एक अलग आरडीडी था, फिल्टर और ग्रुप बाय का अलग आरडीडी था और सॉर्टिंग का एक अलग आरडीडी थी। मैपर वाले ने अपने रिजल्ट फॉरवर्ड कर लिया रिड्यूसर को, रिड्यूसर ने आगे फॉरवर्ड कर लिया फॉर एग्जाम्पल किसी फिल्टर को। अब फिल्टर वाला फेल हो गया,
तो फिल्टर वाला जैसे ही फेल हो जाता है वो अपने रिड्यूसर वाले आरडी को रिक्वेस्ट कर लेता है कि जो आपने मुझे डेटा दिया था वो तो मेरे से लॉस्ट हो गया किसी वजह से, तो दोबारा मुझे फॉरवर्ड कर लो, तो वो दोबारा फॉरवर्ड कर लेता है। सब चेक पॉइंट भी रखता है और सब चेक पॉइंट भी अपने पास ये स्टोर कर रहा होता है। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं सर है। इतना कुछ पढ़ी जा रहे हैं, ऊपर से गुजरी जा रहे हैं। और फिर आप पूछे कंफ्यूजन तो नहीं है? दायरी बताइए, और सो रहे होंगे तब तो थ्योरेटिकल ऊपर से ही गुजर जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटा पढ़ लिया करो, कुछ पढ़ के आया करो, तब ऊपर से नहीं गुजरता। जब आप लोग मेरे पास हाफिज की तरह बैठ जाते हैं ना, जाहिर बातें फिर ऊपर से ही गुजर रहा होता है। आप ईमानदारी से बताएं कि आपने वाकई स्पार्क के बारे में कुछ पढ़ा था? नो सर, नहीं पढ़ा था। जाहिर बात है बेटा, मैं खुद भी जब पढ़ के नहीं जाता और ऊपर से मुझे कोई कुछ बता रहा होता तो जाहिर बात है वो मेरे से ऊपर से चीजें जा रही होती है। अच्छा, ये कुछ एग्जीक्यूशन फ्लो है। चेक करो, मेरे पास डिफरेंट आरडीडीज हैं, RDD1, RDD2 ज्वाइन हो गया, फिर ग्रुप बाय, फिर फिल्टर वगैरह कुछ इम्प्लाई हो गया। ये ऑलरेडी आगे फर्दर डैग स्केड्यूलर के पास चले जाते हैं। डैग स्केड्यूलर क्या करता है, हर स्टेज को डिफरेंट पार्टीशन में, डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर लेता है और फिर इन टास्क के दरमियान एक ग्राफ क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और वो भी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ से मुराद ये है कि ये इसके अंदर डायरेक्शन भी है और कोई साइकिल नहीं बनने दे रहा ये। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला पी, ये मिडिल वाली पी और ये पी, ये एक सब आपके पास, चेक करो, आपके पास एक सब लाइनेज है और एक सब ग्राफ है जो कि इसने टास्क एक सेट क्रिएट करके क्लस्टर मैनेजर के पास जाता है, और क्लस्टर मैनेजर उन टास्क को किसी न किसी एग्जीक्यूटर के ऊपर उसको रन कर रहा होता है। फिर ये पी, ये वाला पार्टीशन, ये वाला टास्क, ये टास्क और ये टास्क, ये एक सब टास्क बन जाता है और ये टास्क मैनेजर के पास, टास्क स्केड्यूलर के पास जाता है, और टास्क स्केड्यूलर आगे फर्दर किसी एग्जीक्यूटर के ऊपर उसको रन करना शुरू कर लेता है। और क्लस्टर मैनेजर क्या करता है, लॉन्चेस टास्क वाया क्लस्टर मैनेजर, क्योंकि टास्क स्केड्यूलर के ऊपर क्लस्टर मैनेजर रन हो रहा है तो उसने लॉन्च करने थे अपने टास्क को। अगर कोई फेल हो जाता है तो वो रिट्राई और स्ट्रगल करता है दोबारा न्यू टास्क को। अगर फेल हो जाए तो उसको रिकवर करने की कोशिश करता है। और ये जो एग्जीक्यूटर होता है वो ओरिजिनली जो आपका कंप्यूटर होता है, जो आपका डेटा नोड है जिसके ऊपर रन हो रहा होता है, ये वो एग्जीक्यूटर वहां पे रन हो रहा होता है। और ब्लॉक मैनेजर क्या करता है, स्टोर्स एंड सर्व्स ब्लॉक्स। ब्लॉक से मुराद ये है डेटा। स्टोर्स मैंने अपने पास स्टोर भी करता है और सर्व प्रोवाइड भी करता है डेटा को। अगर किसी टास्क को डेटा रिक्वायर होता है, किसी टास्क को डेटा चाहिए होता है, तो वो टास्क को डेटा प्रोवाइड भी कर रहा होता है। ठीक है, ये फिर डिटेल में है इस डैग स्केड्यूलर को, इसको थोड़ा सा और फर्दर हमने थोड़ा सा ओपन करके डिटेल में ये डिस्प्ले किया हुआ है। चेक करो, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके पास डिफरेंट दो किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एक नैरो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसको पाइपलाइनेबल कहते हैं, और एक वाइड ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसके बाद आपके पास शफलिंग हो रही होती है। पाइपलाइनेबल और शफल किसे क्या मुराद है, ये नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ते हैं। ये वाइड ट्रांसफॉर्मेशन या शफल ट्रांसफॉर्मेशन, पाइपलाइनेबल ट्रांसफॉर्मेशन या नैरो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये दो किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है।
शफल में क्या होता है? शफल में ये होता है कि आपके ये जो एक पार्टीशन, ये जो टास्क है, या फॉर एग्जांपल ये जो टास्क है पी वाला, ये पी, ये जो फर्स्ट पी है, ये पेरेंट, ये जो प्रीवियस है ना, ये डिफरेंट लोकेशन के साथ कनेक्ट हुआ होता है, या ये पी आगे फर्दर हर एक के साथ कनेक्ट हुआ होता है, हर एक के साथ ये कनेक्ट हुआ होता है। लेकिन जो नैरो है या पाइपलाइनेबल है, पेरेंट किसी एक के साथ कनेक्ट हुआ होता है, उसका जो चाइल्ड है उसका एक ही पेरेंट होता है। यहां पे चेक करो, ये जो पी है इसके मल्टीपल ये पेरेंट वाले कनेक्टेड हैं, एक से ज्यादा पेरेंट है, एक, ये, 2, 3, 4। तो ये डिफरेंट रिसोर्सेस या डिफरेंट टास्क से उनको डेटा चाहिए होता है, डिफरेंट टास्क से उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये जब फेल हो जाती है, ये वाला जब फेल्यूर, ये वाला टास्क जब फेल होता है, ये वाला पी, ये वाला पार्टीशन, ये वाला टास्क जब इस लोकेशन के ऊपर फेल हो जाता है, तो इसको आगे पिछले 4 लोकेशन से उनको डेटा चाहिए होता है। तो 4 लोकेशंस को बार बार रिक्वेस्ट करता है, जो आपने मुझे डेटा दिया था लॉस्ट हो गया किसी वजह से, मुझे दोबारा प्रोवाइड किया जाए। वाइड में ये मसला होता है। नैरो में ये है कि आपके पास एक ही पेरेंट है और एक ही चाइल्ड है। चाइल्ड जैसे फेल हो जाता है, उसको पता है कि मुझे किसने इनिशिएट किया हुआ है, इस RDDM ने इनिशिएट किया है, तो RDDM के पास जाके अपने पार्टीशन को, अपने टास्क को कहता है कि जो आपने मुझे डेटा प्रोवाइड किया था वो लॉस्ट हो गया, अब दोबारा मुझे प्रोवाइड कर। और उसके बाद जब ये सारे RDD बन जाती है, RDD, उसके बाद उसने एक्शन को परफॉर्म करना है, और एक्शन, हर एक्शन को चेक कर, हर टास्क एक अलग अलग आपके पास रिजल्ट बनता जा रहा है, रिजल्ट बन रहा है, और फाइनल रिजल्ट यहाँ पे ड्राइवर के साथ आपके पास बन रहा होता है, और दोबारा उसको वो मर्ज कर रहा होता है। क्लियर है सबको? आज के इतना काफी है, बस 2 स्लाइड्स और हैं। ये वही नैरो एंड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ओवरलोड हो जाएगा। नैरो एंड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन है ना। नैरो में क्या है, आपके पास पाइपलाइनेबल है, ईच पार्टीशन ऑफ द पेरेंट RDD इज यूज्ड बाय एट मोस्ट 1 पार्टीशन ऑफ द चाइल्ड RDD। ये चेक कर, आपके पास ये पी और ये पी, पार्टीशन 1 पार्टीशन उसका एक ही चाइल्ड है, पार्टीशन 2 उसका चाइल्ड एक है। इसी तरह 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है। और फेलियर रिकवरी इसके अंदर मोस्ट एफिशिएंट होती है। क्यों? कि जैसे ये फेल हो जाता है, इनको पता है कि मेरा एक ही चाइल्ड पेरेंट है, मैंने वहां से कम्युनिकेशन करनी है, वो मुझे दोबारा डेटा प्रोवाइड कर लेगा। लेकिन यहां पे चेक करो, जो चाइल्ड है वो डिपेंड कर रहा है मल्टीपल पेरेंट्स के ऊपर, और उनको हर पेरेंट से डेटा चाहिए होता है। लेकिन जैसे ये फेल हो जाता है, ये उसके लिए बड़ा मसला होता है, वो हर पेरेंट से दोबारा उनको डेटा रिक्वायर होता है। लेकिन उसमें ये है कि आपके पास ये जो मटेरियलाइज डेटा है ना, वो यहां पे काफी एफिशिएंट वे से यूज किया जा रहा होता है। जो मटेरियलाइजेशन है वो आपके वाइड ट्रांसफॉर्मेशन में काफी अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा होता है। यहां पे थोड़ा सा कम होता है मटेरियलाइज डेटा को यूज करना। क्लियर है ये? नेक्स्ट आपके पास ये स्टेज 1 है, एक जॉब है, जॉब को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड हुआ है, और हर जॉब के अंदर पे डिफरेंट टास्क हैं, हर स्टेज के अंदर डिफरेंट टास्क हैं। तो ब्लॉक 1 ये और ये आपके पास
और इस तरह का ये आपके पास ये क्रिएट हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो पार्टीशन है स्टेज 2 में जो पार्टीशन P है ना, ऊपर वाले पार्टीशन, इसके पास ऑलरेडी कोई मेटेरियलाइज डेटा रखा हुआ है जो कि स्टेज 0 पे इसी ब्लॉक ने एग्जीक्यूट करके यहाँ पे रखा हुआ था। तो ये स्टेज 1 पे जब ये दोबारा इसी तरह से टास्क आ गया तो उन्होंने इसी पार्टीशन को यूज करके, मेटेरियलाइज डेटा को यूज करके अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है। इसमें आपके पास वाइड ट्रांसफॉर्मेशन भी है और इसमें आपके पास नैरो ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ये नहीं है कि एक टास्क के अंदर आपके पास वाइड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती, या एक स्टेज में आपके पास वाइड आपके पास हर स्टेज में वाइड ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है और नैरो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। और जब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तब आपके पास एक्शन परफॉर्म होकर उस ट्रांसफॉर्मेशन को वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। उम्मीद है आप लोग इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि पेपर मेरे ख्याल में आप लोगों के होने हैं यूसीपी में। इंशाल्लाह सर जरूर पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। सर ऑनलाइन क्लासेस कब खत्म हो रही है? फिजिकल कब से? 10 तारीख को इंशाल्लाह। सर वो कह रहे थे कि अभी 4 तारीख को मीटिंग होनी है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोग को इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन अभी देखते हैं। सर वो न्यूज़ में बता रहे थे कि हुकूमत ने मीटिंग करनी है 4 तारीख को। चलो अच्छी बात है, सर फाइनल कब है? मीटिंग कर ले, कोई बात नहीं। और सर वो असाइनमेंट की डेट बढ़ा दें। असाइनमेंट की डेट बढ़ाई है मैंने। कितनी? सर ये हडूप वाले की सर बहुत ट्रोले आते हैं बीच में। न्यू सर और नाइट वीडियो के लिए सर वीडियो के लिए कोई सॉफ्टवेयर बता दे, वीडियो लैपटॉप पे बनाने के लिए। पता नहीं बेटा। अब मोबाइल की स्क्रीन से तो नहीं ना हम कर सकते सर। तो बेटा मोबाइल की स्क्रीन से आप सर्च कर ले कि कौन से वो होते हैं जो कि वीडियो एडिटिंग के वो कर रहे होते हैं। सर ये आप पहली की बजाय सर आप लाइक 6-7 कर दें, 5-4 दिन दे दें। और सर इतने प्रोजेक्ट्स मिल गए, इतनी असाइनमेंट्स मिल गई, समझ ही नहीं आ रही करें क्या। लैब्स भी मिलती है इतनी लंबी, समझ ही नहीं आती करें क्या। टाइम पे क्या करें ना सर टाइम पे करते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं होता। अभी भी कल इतनी लैब्स मिली हुई थी सर, वो की है। आज फिर एक लैब की सबमिशन है। अच्छी बात है। सर आज एक लैब की सबमिशन है और आपके इस लेक्चर के बाद एक और लैब मिल जानी है, तो सर आप काइंडली सर 4 कर दिया आपने। सर 7 को कर दे। सर 7 कर दें। सर ठीक है 4 भी वैसे। ये भी नहीं किया मैंने। सर अब आप बात का जवाब भी नहीं देंगे? दूंगा, जरूर दूंगा। सर आप फिर मैसेज का जवाब भी दे दिया करें। आपको कल मैसेज किया था, आपने वो सीन करके छोड़ दिया। हाँ जी, वो सीन करने वाला था सिर्फ। सर सीन करने वाला क्या? सर भला क्या हुआ है? मेरा 3DCG के कोर्स है, दूसरा जो कोर्स है Visual Studio यूज हो रहा है। मेरा लैपटॉप ओल्ड एडिशन था, सपोर्ट नहीं था कर रहा उनको। और मेरे अब मैं क्या करूं इसमें? सर मैं बता रहा हूँ ना, आप क्या करें। वो मैंने अपना पुराना लैपटॉप सेल किया है, मैं नया लैपटॉप ले रहा हूँ, वो आज या कल आएगा। मैं उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन करके वीडियो बनाऊंगा अपनी। ओ मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं इंस्टॉलेशन किस पे करूँ? हाँ, सर मेरी बात सुनिएगा जरा। सर जी ऐसा ना करिए। वो हाँ सर ये ऐसा, ये गलत बात है सर। बेटा ये मेरा मसला नहीं है ना, ये आप लोग का मसला है। सर मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, वो पड़ा हुआ है दुकान पे। सर आज बन के आ जाएगा तो मैं फिर सबमिट करवा सॉरी दूंगा बेटा, असाइनमेंट। एंजॉय करो, खुश रहो। अल्लाह, मैं ये दुआएं दे सकता हूँ आप लोगों को। सर वो तो दे दे आप, लेकिन अगर लेट होगी ना असाइनमेंट तो सबमिशन के लिए वो सॉरी मैं आपको कर दूंगा मैसेज आपकी चैट पे। सर आपने सॉरी। सबमिशन का टाइम क्या किया फिर? 4 जनवरी रखवा रहा हूँ। सर ये 4 जनवरी नहीं, मतलब ये 3 की रात 12 बजे होगा। दोबारा देख।
ये सर 3 की चार रात जनवरी 12 बजे तक सुबह होगा। 12 बजे है। फिर भी 4 दिन पड़े हैं ना हमारे पास। सर 4 जनवरी सुबह 12 बजे तक। 4 जनवरी नहीं, ये 3 जनवरी की रात 12 बजे तक है। एक किस्म का जब 4 शुरू और हो जाती है इसको रात एआर को। के बजाय इसको 11:59 पीएम करें। ये सर 11:59 PM कर रहे हैं। हाँ भाई एक ही मिनट हो, पहले तो ये भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या नहीं हो रहा। सब बहुत स्लो है आप। चलो ठीक है, देखते हैं बेटा, मैं कर लेता हूँ, टेंशन डालो। सर मीटिंग लीव कर सकते हैं ना? जी जी लीव कर सकते हैं। ओके सर जी, ओके सर, थैंक अल्लाह यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज़। सब बच्चों पे हाँ। प्यार किया करें थोड़ा बहुत। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके सर जी, लव यू, बड़ा बड़ा। हाफिज।